दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। NCERT के क्लास 6 के हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हमने ख़त्म कर दिए हैं और आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल की। जी हाँ दोस्तों, NCERT के क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर पहला आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इस ब्रह्मांड के बारे में जानने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में जो भी खगोलीय पिंड उपस्थित हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, सौरमंडल के बारे में बात करेंगे, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे और उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होना आवश्यक है। यानी कि ये आखिर होते क्या हैं, या फिर ब्रह्मांड में इनके क्या काम है, या फिर ये किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वह है सौरमंडल में पृथ्वी। इसके अंतर्गत हम विभिन्न चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आप रात के समय कभी आकाश में देखते होंगे, जब अमावस्या की रात होती है तो और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है आकाश, और बहुत सारे आप छोटे छोटे बिंदुओं को देखते होंगे जो बहुत ज़्यादा चमकीली होती होगी, जो जुगनू की तरह चमकते हुए दिखाई देती होंगी। या फिर आप चंद्रमा को देखते हैं रात के समय, या फिर दिन में देखा जाए तो आप एक बड़ा सा पिंड ऊपर की ओर देखते हैं जो कि हमारा सूर्य होता है। असल में यह सभी पिंड जो आपको दिखाई देते हैं आकाश में या फिर इस ब्रह्मांड में जो भौतिक अवस्था में मौजूद हैं, वही खगोलीय पिंड कहे जाते हैं। अब ये यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, चाहे वह नक्षत्र मंडल का कुछ जो तारों के हिस्से हो गए या फिर तारे हो गए, सप्त ऋषि जो होते हैं अपने आप में जो एक तारों के समूह होते हैं, वह प्रत्येक जो तारे होते हैं वो सब सौरमंडल में मौजूद सभी जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, या फिर तारे हो गए, या फिर ऐसा कोई भी पिंड जो खगोलीय जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, उसे हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे खगोलीय पिंड क्या है। खगोलीय पिंड सामान्य तौर पे भूगोल के अंतर्गत जो हम आकाश के बारे में पढ़ते हैं या फिर इस ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें विभिन्न पिंडों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, चाहे वह सूर्य हो गया हमारा, चाहे ढेर सारे असंख्य तारे हो गए, उपग्रह हो गए, ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, ये सभी चीज़ें खगोलीय पिंड कही जाती हैं। यानी कि खगोल का यह एक हिस्सा है। हम बात करते हैं हम नक्षत्र मंडल की, कि नक्षत्र मंडल क्या होते हैं। जब हम आकाश में रात की तरफ देखते हैं तो हमें ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं, और बहुत सारे तारे मतलब कुछ तारों का समूह एक विशेष प्रकार का एक आकार बनाता है, वो आपस में मिलकर एक आकृति का निर्माण करते हैं, और इन्हीं समूहों को यानी कि इन्हीं तारों के समूहों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और बहुत सारे नक्षत्र मंडल हमारे आकाश में मौजूद हैं। उसमें से अर्सा मेजर हो गया या फिर बिग बियर हो गया, ये कुछ नाम हमने रखे हैं नक्षत्र मंडलों के, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे नक्षत्र मंडल हैं जो मौजूद हैं। यानी कि नक्षत्र मंडल सामान्य रूप से ऐसे आकृतियाँ होती हैं जो विभिन्न तारों के समूहों के द्वारा बनाई जाती हैं। आप सबसे फेमस जो नक्षत्र मंडल है जो अर्सा मेजर, उसी का एक हिस्सा है। यहाँ पे जो सप्त ऋषि है वह अर्सा मेजर का ही एक हिस्सा है, यानी कि ये भी नक्षत्र मंडलों का ही एक समूह है। सप्त ऋषि के बारे में आपको पता होगा कि यह 7 तारों का समूह है जो एक प्रकार का विशेष पैटर्न बनाते हैं, विशेष प्रकार की डिज़ाइन का निर्माण करते हैं। ये आपको पता होगा कि ये जो सप्त ऋषि हैं वह कुछ इस 2 की आकृति में यह निर्माण करते हैं। आप इस प्रकार से ये अगर इन तारों को हम देखें तो यहाँ पे 7 तारे मौजूद हैं, और इसीलिए हम इसे सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे 5 तारे मौजूद हैं, और नीचे की ओर यहाँ पे 2 तारे इस प्रकार से होते हैं। ये इस प्रकार से कुछ इसका पैटर्न बनता है, कुछ इस प्रकार से 2 की आकृति में इसका निर्माण होता है। इसे ही हम सप्त ऋषि के नाम से जानते हैं। यानी कि 7 तारों का जो समूह हमें दिखाई देता है यह सप्त ऋषि है। और इसी के संबंध में ध्रुव तारा भी आपको देखने को मिलता है रात्रि में। और ध्रुव तारा का अगर सप्त ऋषि के हिसाब से देखा जाए तो इसकी स्थिति जो होती है वो उत्तर दिशा में होती है। इसे हम उत्तर का तारा या फिर दिशा बताने वाला तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो, जैसे कि मैंने बताया कि यह दिशा बताने वाला एक तारा है,
और ये हमेशा उत्तर दिशा में उगता है और ये स्थिर रहता है। और प्राचीन समय में जब कोई उपकरण हमारे पास मौजूद नहीं रहता था, यानी कि हमारे पूर्वजों के पास कोई उपकरण मौजूद नहीं था, सामान्य तौर पे जब वो समुद्री यात्रा करते थे तो समुद्र में देखिए कोई भी ऐसी पिंड आपको चारों तरफ केवल पानी ही पानी दिखाई देंगे, ऐसा कोई भी चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा जो आपको बता सके कि आपकी वास्तविक दिशा क्या है। तो वहाँ पे ये जो सप्तऋषि तारे हो गए या फिर ये ध्रुव तारा हो गया, इसी ध्रुव तारा के माध्यम से ही वो लोग दिशा का ज्ञान करते थे, उन्हें दिशा का ज्ञात होता था और फिर उसी हिसाब से वो आगे बढ़ते थे। आज भी हम इस दिशा को जान सकते हैं। जब रात में आकाश में तारे उगे हों तो ध्रुव तारा की स्थिति को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ध्रुव तारा हमेशा जो है वह उत्तर दिशा में निकलता है और इसलिए ये जो दिशा होती है वह उत्तर दिशा होगी। इसे देखने का जो सामान्य तरीका है, आप जब सप्तऋषि का 2 की आकृति बनाएंगे इसमें, तो सप्तऋषि की जो 2 की आकृति बनाएंगे, इस 2 की आकृति को यदि आप आगे ले जाएंगे तो आगे आपको एक बड़ा सा तारा दिखाई देगा। असल में ये जो ध्रुव तारा है वो काफ़ी खूबसूरत तारा है और काफ़ी बड़ा तारा आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वो ये नहीं कि बहुत छोटा मोटा तारा नहीं है, ये बहुत ही चमकदार दिखाई देता है। तो जब जैसा कि मैंने बताया कि जब सप्तऋषि तारों को मिलाते हुए आप एक पैटर्न का निर्माण करेंगे और जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये जो तीर जाके जहाँ पे लगेगी और यदि आप यहाँ से आप इसे मैच कर रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाली जो दिशा होगी यहाँ पे, ये वाली जो दिशा होगी वह उत्तर दिशा होगी, यानी कि यह नॉर्थ हो जाएगा। और इसके जो विपरीत दिशा होगी वह आप लोग को पता है ये साउथ होता है। तो यदि आप इसे देखेंगे तो नॉर्थ के जो विपरीत होगा वह साउथ हो जाएगा और इस साइड आप लोगों का ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, जिसके संदर्भ में आप लोग दिशा का ज्ञान कर सकते हैं इस जो ध्रुव तारा है उसके माध्यम से रात्रि के समय में भी। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, इसे जान सकते हैं और इस ध्रुव तारे के माध्यम से या फिर सप्तऋषि के तारों के माध्यम से हम दिशा का ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सप्तऋषि और ध्रुव तारे के बारे में। अब हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल का एक छवि यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है जो कि बहुत खास नहीं है, बस आप लोग को समझाने के लिए मैंने इसे बता दिया है। तो सौर मंडल जो है आपको सबसे पहले समझना होगा कि सूर्य के साथ साथ में और जो भी ग्रह उसके चारों तरफ घूमते हैं या फिर इसके जो परिवार के सदस्य हैं उसे ही सब मिलाकर सौर मंडल का रूप देते हैं। सौर मंडल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह सूर्य है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जो सूर्य है वह एक तारा है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे तारे आकाश में देखते हैं तो सूर्य भी एक तारा का ही स्वरूप है और इस सूर्य के अपने बहुत सारे ग्रह हैं। लगभग यहाँ पे 8 ग्रह मौजूद हैं सौर मंडल में और इस ग्रह के अलावा बहुत सारे उपग्रह मौजूद हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। यह सभी समूह में सौर मंडल का निर्माण करते हैं और ये सभी के सभी जो हैं वह ये सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इनका जो परिपथ होता है वह दीर्घवृत्तीय परिपथ होता है, यानी कि ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं अलग अलग परिपथ पे। और यही जो इस यहाँ पे जो सैंपल बनाया गया है ये सौर मंडल का एक सैंपल है जो कि बस ऐसे ही बना दिया गया है। ये बहुत ही विशाल है और आप लोग को समझना होगा कि जो उसमें सूर्य है वह इसके मध्य में रहता है और उसके चारों तरफ, और इसके बाद में जो ग्रह आते हैं वह सभी के सभी ग्रह जो हैं वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो ग्रह हैं उसमें आप देखेंगे कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यह क्रम वाइज है, यानी कि सूर्य के दूरी के हिसाब से यहाँ पे नामकरण किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह में यदि आप देखेंगे तो बुध होगा, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो यह 8 ग्रह हैं। एक हमारा ग्रह छोटा सा और था जिसके बारे में हम पहले पढ़ते थे, जिसे हम यहाँ पे यदि रख दें तो वह ग्रह हो जाएगा यम, जिसे हम हिंदी में यम कहते थे, लेकिन अब यम का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। मतलब यम तो है लेकिन अब इसे ग्रह नहीं माना जाता है। यदि हम अंग्रेजी में बात करें इनके नामों की तो आप देखेंगे इससे बुध को हम मरकरी कहते हैं, शुक्र को हम वीनस कहेंगे, फिर पृथ्वी को हम अर्थ कहते हैं, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और एक प्लूटो था जो अब ग्रह नहीं माना जाता है। इसे सामान्य तौर पे अब इसे एक बौना ग्रह के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।
चूँकि इसका जो स्वभाव था वह एक ग्रह से मैच नहीं करता था। 2006 से पहले सभी विद्यार्थी, यदि किसी ने भी 2006 से पहले पढ़ा होगा भूगोल को, तो इस ग्रह को भी हम पढ़ते थे। यानी कि हम ये पढ़ते थे कि हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह मौजूद हैं, लेकिन इस समय जो यम है इसे निकाल दिया गया है, इसे एक बौने ग्रह का दर्जा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे कारण थे। 2006 में एक बैठक बुलाई जाती है खगोल वेत्ताओं की, बहुत सारे जो खगोल वैज्ञानिक होते हैं उनकी सभा बुलाई जाती है 2006 में, और ये निर्धारित किया जाता है कि यह जो ग्रह है जो कि यम है, जिसे हम अंग्रेजी में प्लूटो कहते थे, अब यह ग्रह नहीं रह गया बल्कि यह बौना ग्रह कहा जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ग्रहों के जो गुण है वह मौजूद नहीं था। एक तो इसकी बनावट कुछ अजीब थी, यानी कि बहुत दबा हुआ था, यह गोल आकृति में नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि जो भी सारे ग्रह होते हैं लगभग उनकी जो आकृति होती है वो गोल आकृति में होती है, लेकिन इसकी आकृति गोल नहीं था, यह किसी टेढ़े में आलू के समान दिखाई देता था। और दूसरा बात है कि जिस परिपथ की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो ये घूमते हैं, इसके बारे में जो मैं बात कर रहा था, तो ये जो है ये इसको काटता भी है, यानी कि यह वरुण के रास्ते को भी काटता था। और सभी ग्रह देखेंगे तो यह किसी भी परिपथ को, ये किसी अन्य ग्रह के परिपथ को कभी नहीं काटेंगे, ये हमेशा अपने परिपथ में ही चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन यम जो था वह वरुण के परिपथ को कई बार काट देता था, इसीलिए इसे ग्रह के श्रेणी से हटा दिया जाता है। तो ये हमारा सौर मंडल था, ये हमारे 8 ग्रह थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यम जो था उसे निकाल दिया गया है। अंग्रेजी में बात करें तो मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और जो यम था उसे प्लूटो कहा जाता था, जो कि अब एक ग्रह नहीं है। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह हमारा पृथ्वी है, हमारा अर्थ है। और अभी तक ज्ञात जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी ही सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है, क्योंकि अभी तक जितनी भी खोजें हुई हैं उसमें यही पाया गया है कि अन्य ग्रह पे अभी तक जीवन मौजूद नहीं है, या फिर इस जीवन के होने की संभावना भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिक हैं, हमारे खगोल वैज्ञानिक हैं, वह इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या अन्य ग्रहों पे जीवन मौजूद है या नहीं है। लेकिन अभी तक पृथ्वी ही ऐसा एक ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है, क्योंकि इस पृथ्वी पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, यहाँ पे जल है, यहाँ पे थल भी है और वायु का बहुत सारे मिश्रण है, जो कि एक जीवन के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। वो सभी के सभी पृथ्वी पर ही मौजूद हैं, अन्य ग्रहों पे ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन भी संभव नहीं है। फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि जो दूसरे ग्रह के निवासी होते हैं, जैसे हम एलियंस का नाम देते हैं, तो एलियंस अभी तक किसी ने देखा नहीं या फिर उसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता साक्ष्य हमें नहीं मिला है, लेकिन हम एक नाम दे दिए हैं कि एलियंस होते हैं जो कि दूसरे ग्रहों में निवास करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि सौर मंडल जिसके बारे में हम बात किए कि सूर्य एक तारा है और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों को हम पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, और इन सभी पिंडों में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा है जहाँ पे जीवन मौजूद है। अब चूँकि सूर्य एक तारा है और जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे, मतलब उनकी आकृति बहुत बड़ी है, लेकिन वो हमसे अरबों किलोमीटर, खरबों किलोमीटर दूर हैं, इसलिए बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो यह भी संभव है कि जैसे कि पृथ्वी, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ इसके अपने ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से संभव है कि जो अन्य तारे हैं उनके भी अपने ग्रह मौजूद हों। जैसे कि अब चूँकि एक यहाँ पे एक भौतिक सिद्धांत कार्य करता है, यहाँ पे ब्रह्मांड में एक भौतिक सिद्धांत हमेशा कार्य करता है, हर सिस्टम में वह लागू होता है। अब चूँकि सूर्य के अपने ग्रह हैं, चारों तरफ घूमते हैं, तो ये भी संभव है कि सूर्य चूँकि एक तारा है तो अन्य तारों के भी अपने अपने ग्रह हो सकते हैं, और हो सकता है कि उन ग्रहों पे, मतलब बहुत सारे ग्रहों के पे से कुछ ग्रहों पे जीवन मौजूद हो। यानी कि जैसे कि इसके 8 ग्रह हैं, या फिर हो सकता है कि जो दूसरे तारे हैं उसके भी 9 या 10 ग्रह हों, तो उस पर हो सकता है कि किसी एक ग्रह पे जीवन मौजूद हो सकते हैं। तो इसकी संभावना है जिसके बारे में अभी तक हमारी पहुंच नहीं है, यानी कि अभी तक हमारे खगोल वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी जांच आगे और है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, यह अनंत है, इसलिए अभी बहुत सारी खोज होने बाकी हैं।
पृथ्वी के बारे में हम पढ़ रहे थे। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, यानी कि यहाँ पे देखिए बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। पृथ्वी यदि हम बात करें इसके आकार की, तो आकार के हिसाब से यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है इस सौरमंडल का। सबसे बड़ा ग्रह की यदि मैं बात करूं तो बृहस्पति, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बृहस्पति ग्रह, और दूरी के हिसाब से यह पांचवा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ग्रह है। और आकार के हिसाब से यह पहले नंबर पे आता है। सबसे बड़ा ग्रह यह बृहस्पति है, और पाँचवें नंबर का हमारा ये पृथ्वी ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, पाँचवें नंबर का, और पहले नंबर पे बृहस्पति आता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा का। तो चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा को यदि समझना है तो पहले ये समझना होगा उपग्रह के बारे में। जैसे मैंने बताया कि एक निश्चित पथ पे जो चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे पिंडों को हम ग्रह कहते हैं। तो बहुत सारे पिंड ऐसे होते हैं जो इन ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही ग्रहों के चक्कर लगाने वाले पिंडों को हम उपग्रह कहते हैं। और चंद्रमा जो है वह भी एक उपग्रह ही है, यानी कि जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, वैसे चंद्रमा जो है वह पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। क्योंकि चंद्रमा का जो आकार है वह पृथ्वी से 1/4 है, यानी कि ये आकार में 1/4 भाग छोटा है पृथ्वी से, और ये पृथ्वी की चारों तरफ घूमता है। और ऐसे बहुत सारे पिंड हैं जो विभिन्न ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं, और ऐसे ही पिंडों को हम उपग्रह का संज्ञा देते हैं। और बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के। तो सूर्य के चारों तरफ इन ग्रहों के अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे टुकड़े ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे पिंड जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी कि इन ग्रहों के अलावा भी बहुत सारे पिंड मौजूद हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ जो आकृतियों वाले जो पिंड होते हैं, इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो स्थान है, वहाँ पे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। हम बात करते हैं उल्का पिंड की। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे जो उबड़ खाबड़ जो पथरीले संरचना वाले जो पदार्थ हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। कुछ पदार्थ जो हैं वह पृथ्वी के आसपास भी घूमते रहते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और होता यह है कि कई बार आकाश में आप देखते होंगे कि ऊपर से तेज़ रोशनी पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही है जलते हुए, और उसमें पीछे की तरफ एक पूंछ के आकार का उसमें डिजाइन बनता है, और आगे की तरफ वह जलता हुआ एक गोला प्रतीत होता है। असल में इसे ही हम उल्का कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो उल्का होता है वह पृथ्वी पे आकर गिर जाता है, और उस पिंड को ही हम उल्का पिंड का नाम देते हैं। यानी कि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बहुत छोटे छोटे आकृति के पत्थर होते हैं। और जैसे कि पता है आप लोगों को कि पृथ्वी के पास भी अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, और वह जब ग्रह जो होते हैं वो छोटे ग्रह तो नहीं होते हैं, मतलब जो क्षुद्र ग्रह या फिर जो भी छोटे मोटे जो पत्थर होते हैं, वह जब पृथ्वी के समीप आ जाते हैं तो इसके गुरुत्वाकर्षण के नाते वह पृथ्वी की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि अभी तक वह सूर्य का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इसके यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने के कारण वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और तेज़ी के साथ पृथ्वी के अंदर प्रवेश यानी कि पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश करना प्रारंभ कर देते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो है वह एक वातावरण, एक वायुमंडल मौजूद है। और ये जो पिंड होते हैं, छोटे छोटे जो उल्का पिंड होते हैं, वो घर्षण के नाते यानी कि गर्मी उनके अंदर पैदा होती है, जिसके कारण वह जलना प्रारंभ कर देते हैं। और वह पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते वह जलकर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। वो कुछ इस आकृति के होते हैं। बहुत सारे आप लोगों ने रात में देखे होंगे पिंड जो ऐसे जलते हुए आते हैं पृथ्वी की तरफ। तो इन्हें ही हम उल्का कहते हैं, जो आकाश में ही जल के ख़त्म हो जाते हैं। जो तेज़ रोशनी के साथ हम आकाश में देखते हैं उन्हें हम उल्का कहते हैं। लेकिन कई बार ये उल्का पृथ्वी पर आग के सतह पे इसके टकराती है, और वो एक पत्थरनुमा आकृति जो हमें मिलता है उसे हम उल्का पिंड का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा
मुख्य रूप से बहुत छोटे छोटे तारों या फिर बहुत सारे गैसों के मिश्रण होते हैं। कई बार आप आकाश में, जब आकाश बिल्कुल साफ़ हो तो आप देखिए, जब बादल ना हो, मुख्य रूप से आकाश में, जब आकाश बिल्कुल रात्रि में जब सारे तारे दिखाई दे रहे हों, तो आप जब आकाश की तरफ देखेंगे तो एक पट्टी नुमा आकृति आप लोग को दिखाई देगा, जो एक जैसे लगेगा कि रोशनी के बादल हैं ये, मतलब जैसे लगेगा कि इसमें बहुत सारे रोशनी हैं, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे आप लोग को तारे भी दिखाई देंगे। ये जो आकृति बनाती है वह एक नदी के समान बनाती है, इसीलिए हम इसे आकाशगंगा कहते हैं। प्राचीन समय में इसकी जो आकृति होती थी, अभी भी मतलब इसकी आकृति आप देखेंगे तो एक जैसे लगेगा कि एक नदी का शेप बना रहे हैं ये, इसीलिए हम इसे आकाशगंगा का नाम देते हैं, और अंग्रेजी में हम इसे मिल्की वे कहते हैं। तो ये जो होते हैं वो बहुत सारे तारों के और बहुत सारे तारों के बनने वाले धूल कण से बने हुए एक आकृति है, जो पृथ्वी से, हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पे मौजूद है, जिसे हम आकाशगंगा या फिर मिल्की वे कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें हमने जाना इस ब्रह्मांड के बारे में, या फिर उसमें जो बहुत सारे पिंड मौजूद हैं उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब हम सेकंड चैप्टर भी लेकर जल्द ही आने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आज का चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आए तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।